नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। केरल चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी शशि थरूर का मसला सुलझाकर अभी ठीक से राहत की सांस भी नहीं ले पा रही कि मणिशंकर अय्यर ने पार्टी का सिर दर्द बढ़ा दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने केरल के सीएम को लेकर ऐसा भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी सत्ते में आ गई है। अय्यर ने कहा था कि माकपा के नेता पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनके बयान के बाद कांग्रेस ने कहा कि वह अब पार्टी में ही नहीं है। इस बयान के बाद मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मणिशंकर अय्यर ने पार्टी के कई दूसरे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मणिशंकर अय्यर ने पवन खेड़ा को कठपुतली बताया और कहा कि वह पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। पिछले 2 सालों से वह मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। अय्यर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के अलावा किसी और को अपना प्रवक्ता नहीं बना पाती है तो उसकी हालत ऐसी ही बनी रहेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री आवास सोमवार को पहुंची। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बार वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री निवास पर यह पहला आगमन रहा। ऐसे में वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात की काफी चर्चा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये बैठक पार्टी के भीतर समन्वय और एकजुटता का संदेश देने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रही है। हालांकि सीएम आवास पर बीजेपी नेताओं का भी जमघट था, जहां कई बड़े नेता, विधायक और मंत्री मौजूद थे, लेकिन वसुंधरा राजे की उपस्थिति में बीजेपी नेताओं की मीटिंग काफी सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि सीएम आवास पर हुई संगठन संवाद बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित सभा को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा की गई। सभा की तैयारियां, संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की भागीदारी और अधिकतम जनसंपर्क की रूपरेखा पर मंथन हुआ। हालांकि इसमें पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनी, ये सामने नहीं आ पाई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अधिवक्ता संजय सक्सेना की कार के दौरान गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना के बाद प्रदेश भर के वकीलों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी क्रम में इंदौर अभिभाषक संघ ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग उठाई। वहीं इंदौर अभिभाषक संघ के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने सोमवार को काम बंद रखा, हड़ताल करते हुए विरोध दर्ज कराया। संघ के अध्यक्ष लखन लाल यादव, सचिव कपिल बिरथरे और उपाध्यक्ष जितेंद्र नीम की मौजूदगी के साथ बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्रित हुए। अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए संभागायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और घटना की कड़ी निंदा की। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने कहा कि अधिवक्ताओं पर बढ़ते हमले न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है और ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी ने ज्ञापन में मांग की कि दिवंगत अधिवक्ता संजय सक्सेना के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा उनके एक परिजन को शासकीय नौकरी प्रदान की जाए। साथ ही दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। राजा बना ले पहले जल्दी आ रहा हूं। शिवपुरी के करेरा में अधिवक्ता संजय सक्सेना की गोली मारकर हत्या करने के बाद पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। सर, आज आप भी ज्ञापन देने आए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज ज्ञापन देने आया और अभिभाषक संघ पूरे मध्य प्रदेश में काफी रोष है। और रोष इसलिए है कि जब आज वकील सुरक्षित नहीं रहे तो आम जनता किस तरह से सुरक्षित रहेगी। और ये इसलिए कह रहे हैं कि 12 वर्ष पूर्व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को मध्य प्रदेश शासन से कहा था। शिवराज सिंह ने पंचायत में ये कहा था कि शीघ्र लागू किया जाएगा, लेकिन आज तक लागू नहीं है। सब बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए हैं और यदि अब लागू नहीं किया तो इसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। गंभीर मतलब इस तरह से कदम उठा करके इंदौर अभिभाषक संघ या मध्य प्रदेश के पूरे अभिभाषक संघ रोड पे आएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम कदम उठाएंगे। सर, मृतक संजय सक्सेना जी के लिए क्या क्या मांगे हैं? जी, मृतक संजय सक्सेना जी के परिवार वालों के लिए हमने ये कहा कि कोई ड्यूटी के दौरान किसी की मृत्यु होती है, किसी अपराधी ने गोली मारकर किसी पर निर्मम हत्या की, तो उनके लिए उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरा, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और वकील साहब को शहीद का दर्जा दिया जाए। आगे क्या कदम रहेगा सर? आगे जो बता रहे हैं हम, क्योंकि अभी तो घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन शीघ्र जो आज वकील भाइयों लोग आपने देखा कि जो एकत्रित हुए हैं, यदि शासन का ध्यान हम वकीलों के ऊपर नहीं गया तो शीघ्र ही एक इतना बड़ा आंदोलन होगा कि मध्य प्रदेश शासन को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। आज ज्ञापन किनके नाम दिए गए? हमने ज्ञापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम दिया और प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया।
तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर कहा है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगामी समय में बड़ा आंदोलन होगा। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, लोकमत भारत, इंदौर। रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल की तर्ज पर सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ट्रिपल आर सेंटर के शुभारंभ हो रहे हैं, जहां शहर के कैसरबाग क्षेत्र में सोमवार को आरआरआर केंद्र का शुभारंभ महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने किया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में जौन क्षेत्र के वेस्ट कलेक्शन को बेस्ट बनाकर और गृहिणियों को विभिन्न तरह के रोजगार कार्यों के प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मेयर के मुताबिक वेस्ट कपड़ों से आकर्षक बैग बनाने के साथ ही होली को देखते हुए फूलों से रंगों और अगरबत्ती निर्माण का कार्य भी इस केंद्र में किया जाएगा। सोमवार को इस केंद्र के शुभारंभ होने के साथ ही स्वच्छता में नवी बार नंबर 1 आने के लिए पार्षदों को स्वच्छता का अभ्यास भी कराया गया। ट्रिपल आर मॉडल के कारण ही देश में सबसे आगे है। आज हमने केशरबाग ब्रिज के नीचे जगह का सदुपयोग करते हुए ट्रिपल आर सेंटर का निर्माण किया है, जहां इंदौर में निकलने वाले वेस्ट कपड़े से अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग और स्वयं सहायता की महिलाओं के माध्यम से इसको एक बिजनेस मॉडल बनाने की तैयारी के लिए सेंटर शुरू किया है। शहर में निकलने वाले फूलों का जो वेस्ट है उससे अगरबत्ती प्लांट बनाने की शुरुआत और भी कई तरह के वेस्ट टू आर्ट के मॉडल को यहाँ ट्रिपल आर सेंटर पे इंदौर में शुरू किया है। देश में स्वच्छता का गुरु बन चुका इंदौर नौवीं बार फिर नंबर 1 आने के लिए दौड़ शुरू कर चुका है। जी हाँ, शहर के एक आरआर सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है। इंदौर शहर के केशरबाग रोड पर एक आरआर सेंटर का शुभारंभ हुआ है। आरआरआर यानी कि रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, इन 3 तर्ज पर इंदौर शहर लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। किस तरह से वेस्ट को बेस्ट बनाकर को लोगों के आकर्षण का केंद्र बनना है, इस मामले में भी इंदौर गुरु बन चुका है। आरआर सेंटर की बात करें तो यहाँ पर न केवल वेस्ट से बेस्ट बल्कि इस तरह की भी एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि किस तरह से पॉलिथीन से प्रदूषण फैलता है, पॉलिथीन का नहीं अपनाएं और इस तरह के कपड़ों के बैग का उपयोग करें। आरआर सेंटर पे कुछ मौजूद हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैम, क्या कहेंगे, किस तरह का आरआर सेंटर है और आप यहाँ पर स्टॉल लगाने बैठे, क्या स्टॉल है? सर, यहाँ पे ना हमारी ट्रिपल आर की गाड़ी जाती है। वो जो गाड़ी है ना वो जाती है कलेक्शन के लिए। वहाँ पे ना पहले बोलकर आते हैं कि ना हम लोग मतलब कलेक्शन वगैरह लेंगे, तो वो लोग जाते हैं कलेक्शन यानी वेस्ट से बेस्ट ही। हाँ, वहाँ से ना कपड़े आते हैं। अच्छा। हाँ, वो कपड़े आते हैं, उसको हम सेग्रीगेट करते हैं। अच्छा। उसमें जो अच्छे कपड़े रहते हैं ना उनको हम ना स्लम हार्ट लगा के उधर देते हैं, मतलब डोनेट भी कर देते हैं। एक दिन में कितने बैग बन रहे हैं, थैला बन रहे हैं? अभी तो सर जैसे पूरी टीम है, 10 लोगों की टीम है, हम लोग तो बना लेते हैं, मतलब 10 से 12 निकाल लेते हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, अभी बाकी लोग हैं जिनको सिखा अच्छा, इस आरआर सेंटर की बात करें तो यहाँ पर अभी आज का क्या है, किस तरह के बैग है, कितने में बिकते हैं, कैसे इससे लोगों को फायदा मिलेगा? अभी हमने लैपटॉप बैग है वो जो 300 रुपए में महापौर जी को भी सेल आउट किया है, और जो छोटे छोटे कुशिंग कवर थे वो हमने 50-50 रुपए की उसमें सेल आउट किया है। लिमिटेड अमाउंट है और इससे हमारा खर्चा निकल सकता है। तो ये इंदौर शहर ही है। मैम, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप सबको पता हो कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में हमारा टारगेट था वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट करने का। ये हम ट्रिपल आर सेंटर यहाँ पे फीडबैक फाउंडेशन से चला रहे हैं विद द कोलैबोरेशन गोदरेज प्रॉपर्टीज और अपना इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो हम यहाँ पे वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट करने के लिए लेडीज को सिखाते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं और कैसे बेचते हैं। और हम सिर्फ यहाँ पे स्टिक नहीं है, हम यहाँ पे जो स्लम एरियाज है वहाँ पे भी सिखाते हैं। जो औरतें यहाँ नहीं आना चाहती हैं क्योंकि घर वाले अलाउड नहीं करते, हम उनको भी सिखाते हैं यहाँ पे। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि जितना भी हो सके हम टेक्सटाइल वेस्ट बचा के इनके लिए इनकम जनरेट कर सके। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, लोकमत भारत, इंदौर। कान्हा नेशनल पार्क के वन परिक्षेत्र सरही के दलदला बीट में एक बार फिर एक नर तेंदुए की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दलदला बीट में गश्ती के दौरान देखा गया कि तेंदुए घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। फौरन कान्हा प्रबंधन के उच्च अधिकारी को सूचना दी गई। क्षेत्र संचालक और डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य चालू हुआ, जिस पर तेंदुए का रेस्क्यू कर उसे मुख्य हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। ले जाते वक्त नर तेंदुए की मौत हो गई। प्रथम दृष्टया तेंदुए की मौत नेचुरल मौत बताई जा रही है। तेंदुए के सभी अंग सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
जिले के निवास विकासखंड के अंतर्गत शाज हाई स्कूल बिसोरा में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब स्कूली छात्र छात्राओं शिक्षक के स्टाफ पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मधुमक्खियों ने बच्चों की प्रार्थना के समय हमला किया जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ छात्र छात्रा खेतों की तरफ भागे तो कुछ रूम के बेंच के नीचे छिप गए, लेकिन फिर भी 15 छात्र छात्राएं मधुमक्खियों की चपेट में आ गए। इतना ही नहीं, स्कूल के शिक्षक भी चपेट में आ गए और घायल हो गई। घटना की जानकारी 108 एम्बुलेंस को दी गई। वह निजी वाहन और 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी को CHC लाया गया जहां उपचार जारी। हाई स्कूल बिसौरा में प्रार्थना के दौरान अचानक मधुमक्खियां उड़ गईं और बच्चों को उन्होंने झपेट में ले लिया, जिससे लगभग 15 बच्चे और 4 शिक्षक हमारे प्रभावित हुए जिन्हें मधुमक्खियों ने काट दिया है। तुरंत हम पहुंचकर निवास स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा दिलवाई और सभी निवास स्वास्थ्य केंद्र आकर उनका इलाज जारी है। सर, स्कूल भवन काफी लंबी समय से बना हुआ, अच्छा बना है जंगल के पास, लेकिन वहां तक रोड भी नहीं है जाने की और सुविधाएं भी नहीं है। और मधुमक्खियों की बात करें तो आए दिन वहां हमला करती रहती, इस विषय पर क्या कहेंगे? 2-3 बार मधुमक्खी के छत्ते हटाए गए हैं वहां से, पर बार लग जाते हैं। अभी भी हमारी कल प्राचार्य जी से चर्चा हुई थी कि अब स्कूल माध्यमिक शाला भवन में संचालित करना है और आज आदेश भी कर दिया है, पर आज ही प्रार्थना के दौरान ये घटना घटित हो गई। के अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की अपराधियों ने गत दिनों गोली मारकर हत्या कर दी थी। वही अधिवक्ता की हत्या की घटना को लेकर अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पहले भी अधिवक्ताओं के साथ ही इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी जिस पर कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया। वही आज आक्रोशित अधिवक्ताओं ने आज एक रैली के माध्यम से बैतूल जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का लिखा हुआ एक ज्ञापन प्रभारी कलेक्टर को सौंपा। अधिवक्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अतिशीघ्र लागू किया जाए। आज हमने जो करेरा शिवपुरी जिला शिवपुरी के अधिवक्ता श्री संजय कुमार सक्सेना की गोली मार के जो हत्या की गई है उसके विरोध में आज प्रतिवाद दिवस मनाया गया है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हमने आज कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन किया। वकीलों के प्रति एक जो माहौल है उसमें वकीलों को प्रोटेक्शन मिलना बहुत आवश्यक हो गया है और प्रोटेक्शन के लिए ही हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि वकीलों को प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए वकीलों के प्रति, ताकि वो सुरक्षित अपना व्यवसाय तो नहीं कहूंगा मैं उसको, अपने पक्षकार का कार्य कर सके। इंदौर हाईकोर्ट में धार की बोधशाला मामले में सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के चलते तारीख 18 फरवरी को लेकर सुनिश्चित की गई है। इसी दौरान दोनों पक्षों के द्वारा हाईकोर्ट में उपस्थित हुए साथ ही अपने अपने मध्य भी रखे हैं, लेकिन अब आने वाले समय में इसकी सुनवाई होगी। साथ ही जो सर्वे रिपोर्ट है वह भी हाईकोर्ट में प्रस्तुत हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति श्री विजय शुक्ला जी और श्री आलोक अवस्थी जी की बेंच में आज की यह सुनवाई हुई है और चूंकि आज सभी वकील साहब एक दुखद घटना के कारण हड़ताल पे थे इसलिए कोरम पूरा नहीं था, तो यह जो सुनवाई है ये परसों 18 फरवरी तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है। क्या पूरा मामला था? भोजशाला को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से मई 2022 में रिट पिटीशन 10497/2022 हरिशंकर जी जैन, रजना अग्निहोत्री जी, विष्णु शंकर जी जैन, विनय जोशी जी, इनके माध्यम से हमने लगाई थी और भोजशाला पर हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य हो, माँ वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर भोजशाला में स्थापित की जाए, बिना किसी निर्बाध रूप से, बिना किसी अर्चन के 24 घंटे 365 दिन पूजा अर्चना हवन हो, वहां जो नमाज होती है वो नमाज हमेशा के लिए बंद हो।
खंडवा फिर एक बार सुर्खियों में है। इस बार किन्नर समुदाय से सितारा गुरु उर्फ वाहिद अहमद ने महादेवगढ़ मंदिर में किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर सौम्या सखी और महादेवगढ़ के संरक्षक अशोक पालीवाल की सानिध्य में सनातन धर्म में घर वापसी की है। घर वापसी के दौरान किन्नर समुदाय भी यहां मौजूद रहा। किन्नर सितारों को अब नए नाम सीता से जाना जाएगा। किन्नर महामंडलेश्वर ने भी इस कदम की सराहना करते हुए किन्नर साथी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इसी दौरान किन्नर समुदाय मंदिर में अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाए। पूरे खंडवा जिले को मैं बधाई देना चाहूँगी, शुभकामना देना चाहूँगी। क्या सोच के आपने इस तरह के इतना बड़ा फैसला लिया, घर वापसी की है आपने? क्या सोचूंगी, मेरे मन दिल ने बोला कि सनातन धर्म अपनाना है, अपना लिया। क्या सोचूंगी सर। खुश तो रहा वो सीताराम चुनने के पीछे की वजह क्या है? श्री रामचंद्र जी का यही आशीर्वाद था हमारे किन्नरों को कि आने वाला युग आप ही का आएगा। आज उनका युग ही है ना, और ये उन्हीं का आशीर्वाद है। मैं इसी रूप में देखती हूँ कि जिस प्रकार से सदियों से अनंत काल से सनातन धर्म का जो चादर है वो समस्त विश्व पर फैला हुआ है, वही चादर आज आपके खंडवा जिले की सितारा गुरु जो रही है उन्होंने सीता के रूप में ओढ़ लिया। उस चादर का नाम हमेशा से विश्व पटल पर विख्यात हो, यही मेरी शुभकामना है। महादेवगढ़ में जो महाकाल विराजमान है वो स्वयं महाकाल प्रभु है और महाकाल प्रभु की कृपा आप समस्त खंडवा वासियों पर हमेशा रहे, यही मेरी शुभकामना है। खंडवा शहर में आज भी इतिहास जीवन दिखता है। शहर में 195 साल से निरंतर महाशिवरात्रि पर पूजन की जो प्रथा चली आ रही है वह निरंतर जारी है। आपको बता दें कि श्री तिलभंडेश्वर महादेव मंदिर जो कि सिंधिया राजघराने के समय का है, आज भी वह भगवान शिव की आराधना का सिलसिला जारी है। महाशिवरात्रि पर 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन मातृशक्ति के नेतृत्व में आयोजित हुआ। मेहंदी हल्दी के साथ शिवरात्रि के दिन हरिगंज भट्ट परिवार से भी तिलभंडेश्वर महादेव मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर भगवान के विशेष श्रृंगार कर भगवान की आरती हुई। हर वर्ष चली आ रही परंपरा को जीवित रखते हुए समाज जन मिलकर शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मानते आ रहे हैं। शिवरात्रि महोत्सव 2 दिवसीय मनाया जाता है हर साल, जिसमें एक दिन पहले महादेव जी की और माँ पार्वती की हल्दी मेहंदी की रस्म, जिसमें सभी मातृशक्ति उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाती है। दूसरे दिन हमारे यहाँ पर शिवरात्रि महोत्सव में पालकी में भोलेनाथ सवार होकर के और इस हर्षोल्लास के साथ सभी भक्तगण और श्रद्धालु उपस्थित होकर के जान मंजीरे ढोल धमाकों के साथ इस पालकी की शोभा यात्रा को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और ये 1831 से लेकर अभी 2026 में 195वां वर्ष हुआ है और आगे भी यह निरंतर इसी तरह ये 2 दिवसीय महोत्सव मनाया जाएगा। हर ईश्वर भगवान। नरसिंहपुर जिले की पुलिस ने नशे के काले कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ईगल क्लो के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीणा के निर्देशन में पुलिस टीम ने जाल बिछाकर खिलचीपुर में 3 शातिर नशा तस्करों को धर दबोचा है। इनके पास से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 6 लाख रुपए कीमत की 62 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस की विशेष टीम ने कपूरी नहर और टट्टापुल के पास घेराबंदी की थी। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी भगवान सिंह तंवर, बनवारी तंवर और रामलाल तंवर राजगढ़ जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब इनकी नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। आपको पता है नरसिंहपुर SP डॉक्टर ऋषिकेश मीणा द्वारा नशे के विरुद्ध एक लगातार अभियान चलाया जा रहा है ईगल क्लॉ। उसी ईगल क्लॉ के तहत अभी 3 दिन पहले भी हमने रिकवरी करी थी, जिसमें जो साक्ष्य आए थे, तथ्य आए थे, उसी को और डेवलप करते हुए हमें पुनः नरसिंहपुर पुलिस को सफलता मिली और ख़ासतौर से नरसिंहपुर संभाग में थाना कोतवाली अंतर्गत एक नई कार्रवाई करी गई है। इसमें 36 ग्राम स्मैक एक भगवान सिंह तंवर जो ग्राम बेदर खिलचीपुर राजगढ़ निवासी और फिर 26 ग्राम एक राम बनवारी तंवर और रामलाल तंवर से ये जब्त हुए हैं और ये एक बड़ी कार्रवाई है। टोटल कुल मिला के 62 ग्राम्स की जो स्मैक पकड़ी गई है और ये जो लिंक हैं, जो हमारे साक्ष्य, जो टेक्निकल एविडेंसेस और आसूचना संकलन के माध्यम से हमने जो पिछली जो कार्रवाई हैं उसी पे जो इंटेल मिली है, जो साक्ष्य आए, तथ्य आए हैं, उसी को डेवलप करते हुए ये 2 बड़ी कार्रवाइयाँ करी गई हैं और इसमें आशा है कि
शिवपुरी जिले के करेरा में अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की नृशंस हत्या के विरोध में पूरे प्रदेश का अधिवक्ता समुदाय आक्रोशित है। घटना के बाद वकीलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश भर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग तेज हो गई है। इसी क्रम में मंडला जिला अधिवक्ता संघ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायालय में कार्य करते समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। एडवोकेट नीलू शुक्ला और आज ही जो शिवपुरी में जो एडवोकेट को जो गोली मार के जो नृशंस हत्या की गई है, आज उसका विरोध हमने किया है और आज कलेक्टर साहब को आज हम सारे अधिवक्तागण लामबंद हैं और आज उसी का हमने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। जी, जैसे मैं खुद भी एक महिला एडवोकेट हूँ और हम लोग जो काम करते हैं यहाँ, तो निश्चित दो पक्षकार रहते हैं। जिसके पक्ष से हम लड़ाई लड़ते हैं तो जो दूसरा पक्ष रहता है वो निश्चित। अभी एक दो दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों को जानकारी होगी, शिवपुरी जिले में करेरा तहसील में हमारे जो अधिवक्ता हैं संजय सक्सेना जी, वो जब वकालत करने के लिए करेरा तहसील जा रहे थे तो 3 हमलावरों ने जो है उनको दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। उसके विरोध में आज हम सभी अधिवक्तागण माननीय कलेक्टर महोदय को के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन देने आए हैं। देखा होगा कि जिला शिवपुरी के करेरा तहसील में एक अधिवक्ता है, उनकी नृशंस गोली मारकर हत्या कर दी गई। विगत हम लोग कई वर्षों से और कई दशकों से भी कहा जा सकता है कि हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप देखिए कि हम लोग न्यायालय आते हैं, हम लोग एक पक्ष का पक्ष रखते हैं और पूरी दायित्व के साथ हम अपने कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन ये देखने को मिलता है हमेशा कि जो दूसरा पक्ष है वो हमसे कहीं ना कहीं किसी भी रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नाखुश हो जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें अपना दुश्मन मानने लगता है। इस परिस्थिति में हम लोगों के साथ ये है कि हम न्यायालय से निकलने के बाद हमारी सुरक्षा को निश्चित रूप से खतरा रहता है, जिसमें हम उस तत्कालीन समय में हमें या तो पुलिस की मदद लेनी पड़ती है या अन्य कोई स्थितियां होती। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में अनाधिकृत प्रवेश का मामला अब तूल पकड़ चुका है। मंदिर के अत्यंत संवेदनशील गर्भगृह में घुसकर घोषणा करने की घटना को प्रशासन ने बेहद गंभीर माना है। इंदौर कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस मामले में कुख्यात गुंडे सतीश बाबू और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के मुताबिक इस मामले में FIR भी पहले से दर्ज की जा चुकी है और ड्यूटी पर तैनात गार्ड को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गर्भगृह जैसे पवित्र और प्रतिबंधित क्षेत्र इस तरह प्रवेश कर घोषणा करना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि आस्था से जुड़ा गंभीर विषय भी है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन आगे क्या कड़ी कार्रवाई करता है। नहीं, प्रवेश करने वाले पे भी हम लोग कर रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई करेंगे और साथ ही साथ जो कार्रवाई अभी हो चुकी है उसको हम लोग ने जो जिन्होंने प्रवेश कराया उन पे FIR हुई, जो गार्ड या सिक्योरिटी एजेंसी जिम्मेदार थी उनको भी इसके लिए पेनल्टी करी गई है, जो गार्ड थे उनको सेवा से समाप्त किया गया है। इसमें और भी कोई तथ्य सामने आएंगे तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि गर्भगृह में घुसना गंभीर विषय है और इस पर हम लोग बिल्कुल सख्त रहेंगे। आज सीएम हेल्पलाइन पे वो भी हुआ कुछ, जो हम लोग प्रतिदिन प्रति TL में ऐसी 5 शिकायतों का चयन भी करते हैं जिन शिकायतों में अत्यधिक विलम्ब हुआ होता है या वो कुछ ऐसा विषय होता है कि कई बार उसको विभागों के बीच में कई बार ट्रांसफर किया गया होता है। तो ऐसे ही आज 5 शिकायतें और भी निकाली है, जिसमें उन विभागों पे हमने कार्रवाई भी की है। जो संबंधित जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे उनकी तनख्वाह से उसका जो पेनल्टी की राशि वो काटी जाएगी और उन शिकायतों का समय सीमा निराकरण किया जाएगा। जयपुर के विवेक विहार स्थित संजीवनी हॉस्पिटल चौराहा इन दिनों ट्रैफिक अव्यवस्था और भीड़भाड़ का केंद्र बनता जा रहा है। यहां आमजन के आवागमन के चलते ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई हुई है। इसके साथ ही वहां चौराहे पर सिग्नल तो हैं लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, जिसके चलते यातायात नियमों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके अलावा आमजन भी काफी परेशान होता दिख जाता है। बात करें जयपुर के तमाम ऐसे व्यस्ततम चौराहों की तो सबका हाल ऐसा ही देखने को मिलता है। ऐसे में जिम्मेदार बस आंखें मूंदे बैठे हैं और जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। आखिर क्यों नहीं जाग रहा है प्रशासन? देखिए हमारे संवाददाता मलखान मीणा की खास ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी में हूँ भगवान संजीवनी चौराहे पर सोडाला में, जहाँ भगवान भरोसे ये चौराहा चल रहा है। तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। ये तस्वीरें देखिए, जहाँ पर सिर्फ
भगवान के भरोसे ये संजीवनी हॉस्पिटल चौराहा है जहाँ ट्रैफिक व्यवस्था भगवान भरोसे नजर आ रही है। यहाँ पर इलाज कराने के लिए लोग इस चौराहे पर संजीवनी हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन दरअसल आपको तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ ट्रैफिक कर्मचारी नहीं होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से जब ट्रक आता है तो कोई भी वाहन देखिए, जिस तस्वीरें देख सकते हैं पूरी तरह से ट्रैफिक कंट्रोल यहाँ पर नहीं है। हालांकि इसी तरह से एक्सीडेंट होते हैं और जब एक्सीडेंट होते हैं उसके बाद में पुलिस विभाग के भी आंखें खुलती हैं और जब उसके बाद पुलिस विभाग यहाँ पर 1 या 2 दिन के लिए महज ट्रैफिक कर्मचारी यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन दरअसल उससे पहले नहीं लगाते हैं। तस्वीर देखिए, कोई भी बीच में घुसा देता है तो ऐसे में वाहन चालकों को परेशानी तो सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं हमारे साथ, ये पूरी तरह से जो इंतजार भी करते हैं और ये इस चौराहे की स्थिति से कई बार यहाँ एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। आप देखिए कोई कंट्रोल नहीं है, एक दूसरे को घुसाने का काम यहाँ पर हो रहा है, यानी कि कुल मिलाकर आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। और बातचीत कर लेते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि ये जो चौराहा है ये काफी बिजी चौराहा है और इस चौराहे पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हर कोई यहाँ पर आता है, लेकिन दरअसल ट्रैफिक लाइट नहीं होने की वजह से, ट्रैफिक कर्मचारी नहीं होने की वजह से आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। और बातचीत कर लेते हैं, ये अंकल जी हैं जो लगातार यहाँ पर यहाँ की तस्वीरें देखते होंगे। अंकल जी, यहाँ पर अभी कोई भी ट्रैफिक कर्मचारी नहीं है, क्या कहेंगे? ट्रैफिक कर्मचारी तो रहता ही नहीं है, कोई सुबह शाम आता है, उसके बाद में दोपहर में तो गायब रहते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, यही है। तो कभी एक्सीडेंट भी होते हैं क्या? एक्सीडेंट बहुत होते रहते हैं, कभी लंबा जाम भी लग जाता होगा। लंबा भी जाम लगता है, खूब लगता है। ऐसे क्या फिर कैसे शुरू? अब ये तो प्रशासन जाने, उनका काम जाने, अपनों क्या पता क्या होगा। कुल मिलाकर देखिए ये जो चौराहा है इसकी स्थिति खुद ये जो पतासी बेचते हैं अंकल जी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इस चौराहे पर आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, लेकिन दरअसल ट्रैफिक विभाग के अधिकारी इस चौराहे की तरफ अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और ये वीआईपी मूवमेंट वाला अगर एक माना जाए कि पूरी तरह से एक इलाका है जहां पर आए दिन ये भीड़ भाड़ का इलाका रहता है, वीआईपी इलाका माना जाता है, लेकिन दरअसल यहाँ पर अभी किसी भी तरह से ना तो कोई पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपनी आंखें खोली हैं, ना किसी तरह का इस पर कोई संज्ञान लिया है, लेकिन दरअसल यहाँ पर रोज एक्सीडेंट होता है। और ये जो चौराहा है ये सिर्फ राम भरोसे चल रहा है। और जहां दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ट्रैफिक की बात की जाती है, जहां पर पुलिस अधिकारी हैं लगातार बैठक मीटिंग करते हैं और मीटिंग में ये कहते हैं कि जयपुर शहर में जो आए दिन जाम लग रहे हैं उस जामों को सुधारने की स्थिति की जा रही है। उन पर पूरी तरह से लगातार एक नया पहलू लाया जा रहा है, नए तरीके से किसी भी तरीके से जयपुर शहर का जो जाम है उसे खत्म करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए एक दूसरे के बीच में यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि बिगर ट्रैफिक कर्मचारी के बिगर लाइट के भरोसे ये चौराहे सिर्फ राम भरोसे है। और ऐसे में ऐसे चौराहे जहाँ पर लगातार इस तरह से देखा जाता है कि चौराहों पर पुलिसकर्मी नहीं होना ये आम जन के लिए भारी होता है, आम जन को इसका नुकसान होता है, आम जन ही इसका नुकसान भुगतता है। हालांकि जब एक्सीडेंट होता है, जब बड़ा एक्सीडेंट होता है तो विभाग के तमाम अधिकारी कई चीजों को यहाँ पर कहते हैं कि हम अगली बार से यहाँ ट्रैफिक कर्मचारी लगा देंगे, बत्ती लगा देंगे, लेकिन अभी तक इस पर किसी तरह का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, क्योंकि इसके जस्ट 50 मीटर की दूरी पर विवेक विहार मेट्रो स्टेशन है। तो ऐसे में जो विवेक विहार मेट्रो स्टेशन होने के बावजूद भी अगर यहाँ पर पुलिस कर्मचारी नहीं है तो कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही है और इससे आम जन के लिए नुकसानदायक है। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो ये जो चौराहा है ये सिर्फ राम भरोसे चलता हुआ नजर आ रहा है।